गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन इन योर सैम्पल पेपर सॉल्विंग क्लास। आज हम बात करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 8 की। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्या कह रहा है। तो 8 जो क्वेश्चन है इसके दो पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है वो कहता है इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एज गिवन बिलो। देखिए दो रिएक्टेंट हैं, एक ए और दूसरा क्या है बी, दोनों से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ए की हमने पहले जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें ए जो था उस ए को हमने लिया 0.2 मोल पर लीटर। बी जो था वो बी भी हमने कितना लिया है, बी को लिया है 0.3 मोल पर लीटर। और फिर रिएक्शन का जो रेट है ना, ये रेट हमने कैलकुलेट किया। तो जो रिएक्शन का रेट है वो रेट हमारा इतना है। फिर दूसरी बार जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो रिएक्शन का रेट जो है वो है 5.07 इंटू 10⁻⁻5। ये रिएक्शन का रेट है। सेकंड जब एक्सपेरिमेंट किया हमने तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या करते हैं हम, ये जो ए है इस ए का कंसंट्रेशन उतना ही लेते हैं, लेकिन बी का जो कंसंट्रेशन है, ए जो है उस ए का कंसंट्रेशन हमने उतना ही लिया, लेकिन बी का जो कंसंट्रेशन है वो हमने देखो 1/3 कर दिया, बी के कंसंट्रेशन को कम कर दिया। और फिर हमने देखा कि रिएक्शन का रेट, अब देखिए हिसाब से क्या होना चाहिए था कि बी का कंसंट्रेशन तुम कम कर रहे हो तो रिएक्शन का रेट कम होना चाहिए, लेकिन जब हमने रेट को कैलकुलेट किया तो रेट हमें उतना का उतना ही मिला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा ये हो गया है, अगर हम इस डाटा को देख करके ही समझें तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया है कि भाई बी जो है उसकी कंसंट्रेशन को कम करने से रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इट मीन्स रिएक्शन का जो रेट है वो बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। सीधा सा मतलब हुआ। तीसरा जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें देखो हमने क्या किया है, उसके अंदर हमने जो ए है उसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, 0.4 कर दिया। बी की कंसंट्रेशन को भी चेंज किया, लेकिन आपको पता है कि बी की कंसंट्रेशन के ऊपर तो रिएक्शन का रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इसका तो कितना भी करो, कम लो ज्यादा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस हमने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया और डबल करने के बाद फिर हमने रिएक्शन का रेट चेक किया तो 1.014 इंटू 10⁻⁻4 हो गया है। इट मीन्स ये वाला जो रेट था इसका ऑलमोस्ट डबल हो गया है। चेक कीजिए, डबल हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन का जो रेट है वो रेट ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। और कैसे कर रहा है, तो देखो ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट भी डबल हो गया, है ना। तो ये जो डाटा दिए हुए हैं ना, इन डाटा को देख करके हम समझ पाएंगे। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अगर इसी को हम रेट लो एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। अब ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, अब देखो रिएक्शन का रेट जो है ना वो बी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब बी की 0 पावर के ऊपर वो डिपेंड करता है। और ए जो है उस ए की 1 पावर के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन डबल करने से रेट भी डबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ए की 1 पावर पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए और बी के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर बता दो। तो इनकी ये जो पावर्स होती हैं, इन पावर्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कह देते हैं। अगर वो टोटल रिएक्शन का ऑर्डर पूछेगा, टोटल ऑर्डर पूछेगा, तो टोटल ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल ऑर्डर निकालने के लिए ये जो रेट लो एक्सप्रेशन हमने लिखा है इसके अंदर रिएक्टेंट की जो पावर्स हमारे पास आ गई उसका सम करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल ऑर्डर। अब अगर स्पेशली उसने पूछा है कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर बता दो, तो ए के रेस्पेक्ट में तो ए की पावर कितना है 1, तो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर जो होगा वो होगा फर्स्ट। और बी के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, तो बी की पावर 0 है ना, तो बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर होगा 0। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक जो है ना ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि बहुत सिंपलेस्ट तरीका है, या सीधा सीधा से देख करके बता सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसे प्रॉपर वे से कैलकुलेट करना है तो फिर हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर वे में कैसे कैलकुलेट करें।
ठीक है ना। बस हमें केवल आंसर बताना ही है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर बस हमें क्या करना है, उसने ये पूछा है कि ए और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर बता दो, तो सीधा लिख करके आ जाएंगे सर, ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर है, और बी के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कौन सा है, जीरो ऑर्डर है। सीधा बता करके आ जाएंगे ऐसे। ठीक है ना, और वो उस तरीके से निकालना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन जो है वो हमारा 2 मार्क्स का होता या 3 मार्क्स का होता, तो फिर हमें इसे सिस्टमेटिकली सॉल्व करना पड़ता। सिस्टमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम ऐसे लिखेंगे, देखिएगा क्या लिखेंगे। तो हम ये सपोज कर रहे हैं, क्या सपोज कर रहे हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रेट लो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं के, और ए के रेस्पेक्ट में हमने रिएक्शन का ऑर्डर एक्स माना, और बी के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर वाई माना। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहां से जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है ना, पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट है, उसके लिए हम ये रेट लो एक्सप्रेशन लिखें। तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट के लिए देखो रेट का ये जो रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट के लिए देखो रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला एक्सपेरिमेंट ये है, इसके लिए देखो रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 5.07 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू के। ए का कंसंट्रेशन हमने लिया हुआ है 0.2, और पावर एक्स ये हमने मानी है कि ए के रेस्पेक्ट में जो है ऑर्डर है वो एक्स है, और बी का कंसंट्रेशन 0.3 और पावर वाई ये हमने मान लिया। अब अगर हम इसी रेट लो एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए लिखेंगे, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है, हमने ए का कंसंट्रेशन उतना का उतना ही रखा है, इज इक्वल टू के, ए का कंसंट्रेशन एज इट इज रखा है, और बी के कंसंट्रेशन को हमने क्या कर दिया है, आधा कर दिया है, 0.1 कर दिया है। लेकिन फिर भी रिएक्शन का जो रेट है वो उतना ही है, ये लीजिए। और थर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने क्या किया है, तो जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने ए का जो कंसंट्रेशन उसे डबल कर दिया है ना, और बी का जो कंसंट्रेशन है उसको और भी कम कर दिया है, 0.05 कर दिया है, और रिएक्शन का जो रेट है वो रेट आप देखेंगे डबल हो गया है, 1.014 इंटू 10⁻⁴। इस तरीके से हमने ये सपोज किया, रेट लो एक्सप्रेशन उसका लिखा, फिर उस रेट लो एक्सप्रेशन को तीनों एक्सपेरिमेंट पे अप्लाई किया। इस तरीके से हमारे पास ये 3 इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इक्वेशन नंबर 2 कह दो, इक्वेशन नंबर 3 कह दो। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, अब हम यहां से किसी भी दो इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें। तो हम दोनों को कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का रेशियो निकाल दें, दोनों का डिवाइड कर दें, तो भी कंपैरिजन हो जाएगा। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड कर दीजिए। ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 5.01 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 5.07 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू वहां भी के 0.2 की पावर x और 0.3 की पावर y। नीचे क्या है, नीचे भी के 0.2 की पावर x और 0.1 की पावर y, ये लीजिए। अब यहां से देखिएगा, k से k कट जाएगा, 0.2 की पावर x से ये भी खत्म हो गया। इसका जब इसमें डिवाइड लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा डिवाइड, 1 बार जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0.3 की पावर y और 0.1 की पावर y। ठीक है। अब आप यहां से देखिएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखिएगा हमारे पास में आ क्या रहा है, सॉल्व करने के ऊपर हमारे पास में देखिएगा आंसर जो है ना वो 1 आ रहा है। इसको सॉल्व कीजिए और आंसर 1 आना चाहिए। आंसर 1 लाने के लिए ये y जो है, ये y कितना होना चाहिए। तो अब हमें सीधा सा पता है कि किसी की भी पावर 0 कर देते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ y को अगर हम 0 मान लें तो 0.3 की पावर 0 करोगे तो पावर 0 करते हैं ये भी 1, पावर 0 करते हैं ये भी 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 इज इक्वल टू 0.3 की पावर 0 कर दो और 0.1 की पावर भी 0 कर दो, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 आंसर हमारा केवल तभी आ सकता है जब वो हम y को कितना एज्यूम करें, 0 एज्यूम करें। तो y को 0 एज्यूम किया है, और y जो है वो y क्या था, y जो था ना वो था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट ऑफ b, b के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर। तो b के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर देखो कितना आ गया है, 0 आ गया है। ठीक है ना। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब y की वैल्यू आपको पता लग गई है, अब इससे हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं।
ठीक है ना। तो आपका x की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन सेकंड और थर्ड दोनों को डिवाइड कर लो, सेकंड और थर्ड को डिवाइड कर दो, या थर्ड के अंदर सेकंड का डिवाइड लगा दो या सेकंड में थर्ड का डिवाइड लगा दो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब हम यही करते हैं, इक्वेशन थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं, जो बड़ी वैल्यू है उसमें छोटी का डिवाइड लगा देते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अदरवाइज आप सेकंड बाई थर्ड भी कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, थर्ड डिवाइडेड बाई सेकंड। थर्ड क्या है, थर्ड है यहाँ पे 1.014 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई सेकंड क्या है 5.07 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू थर्ड हमारी है के 0.4 की पावर x और 0.05 की पावर y, और यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारे पास में के 0.2 की पावर x और 0.1 की पावर y। और y की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, y की वैल्यू 0 0 है, 0 0 करते ही ये पूरा क्या पूरा 1 हो जाएगा, ये खत्म, केवल हमारे पास ये बच गया। इसका जब इसमें डिवाइड लगाओगे कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो 2 के से हमारा के चला गया है, तो 0.4 की पावर x अपॉन 0.2 की पावर x। तो अब यहाँ से x की वैल्यू क्या रखी जाए कि हमारा जो आंसर है ना वो आंसर 2 आ जाए। तो बस यहाँ पे x की वैल्यू हम 1 रख सकते हैं। तो 1 जैसे ही रखोगे तो 1 करते हैं वो कितना आ जाएगा हमारे पास में 0.4, और इसकी पावर 1 करते ही ये कितना आ जाएगा 0.2। 0.2 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 2 बार चला जाएगा और आपके पास में आंसर 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो इस तरीके से हम x की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो x जो था वो था हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है ना। तो a के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, और b के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 0 हो जाएगा। तो हम अगर क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा मार्क्स का आता है एग्जाम में तो हमें इस तरीके से सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है, और अगर वो कम मार्क्स का आता है डायरेक्ट बस हमें आंसर ही लिखना है इन 1 वर्ड 2 वर्ड, तो फिर हम उसको डायरेक्टली इस तरीके से अंडरस्टैंड करके समझ के भी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है वो देखिएगा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड फॉर फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है ना ये बहुत काम की चीज लिखी है। कौन सा वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड फॉर फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन। ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन ये उसने बता दिया है, ठीक है। और SO2Cl2 एज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखा है, कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमने SO2Cl2 को भर दिया और उसके बाद उसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, और डिकम्पोजिशन हो करके SO2 गैस भी बन रही है और Cl2 गैस भी बन रही है। अब डाटा देखिएगा क्या है, डाटा ये है कि जब टाइम 0 सेकंड था, 0 सेकंड था, तो याद रखो 0 सेकंड जब भी रहा होगा तो उस समय इस कंटेनर में केवल और केवल SO2Cl2 के मॉलिक्यूल्स ही होंगे, दूसरा मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो उस समय जितना भी यहाँ प्रेशर लगा होगा वो सारा का सारा प्रेशर इसी का ही होगा, इस अकेली SO2Cl2 गैस का ही होगा। तो 0 टाइम के ऊपर जो प्रेशर है हमारा, टोटल प्रेशर यहाँ दिया है, तो 0 सेकंड के ऊपर जो टोटल प्रेशर है वो इतना है, और वो सारा का सारा प्रेशर इसी गैस का है। इसी गैस का, इसका मतलब इस गैस का इनिशियल प्रेशर है, ये इनिशियल प्रेशर इतना है जब रिएक्शन होगी, ठीक है ना। और टाइम जब है वो 0 से बढ़ करके 100 सेकंड हो जाएगा। टाइम जब 100 सेकंड हो जाएगा उस समय देखना क्या होगा, उस समय ये जो SOCl2 है ये डिकम्पोज होगा। और देखिएगा इसका एक मॉलिक्यूल के डिकम्पोजिशन होने से एक SO2 बन रहा है और एक क्या बन रहा है Cl2, दो गैसें बन रही हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो एक मॉलिक्यूल जैसे डिकम्पोज होगा ना उससे देखिएगा यहाँ एक SO2 एक Cl2 बनेगा। इट मीन्स गैस के एक मॉलिक्यूल के डिसअपियरिंग से गैस के दो मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है ना। तो और अगर दो मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो गए ना तो उससे 4 बन गए होंगे। तो देखो अब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स जो है ना गैसों के वो इंक्रीज हो रहे हैं।
तो अब जो प्रेशर लगेगा 100 जब सेकंड्स हो जाएंगे तो उस समय जो यहाँ का टोटल प्रेशर लगा होगा, उस टोटल प्रेशर में इस SO2 और Cl2 के कंट्रीब्यूशन के साथ साथ बचने वाली, जिसने रिएक्ट नहीं किया अभी, वो जो SO2 Cl2 का मॉलिक्यूल है उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। और क्वेश्चन में 100 सेकंड के बाद ये टोटल प्रेशर दिया है, लेकिन इस टोटल प्रेशर में तो जो SOCl2 जो बची हुई है उसका प्रेशर भी होगा, SO2 जो नई बनी होगी आफ्टर डिकम्पोजिशन उसका प्रेशर भी होगा, Cl2 का प्रेशर भी होगा। तो टोटल प्रेशर ये आपके पास में है, और इस टोटल प्रेशर में इन तीनों गैसों के प्रेशर का कंट्रीब्यूशन है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बता दो। रेट कांस्टेंट कैसे बताएंगे, तो उसने पहले ही बोला है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू, तो फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगा दो। K इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन टी, टी का मतलब है लगने वाला टाइम, लॉग। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखते हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की अमाउंट लिखेंगे, और अमाउंट कौन सी लिखेंगे, उसकी इनिशियल वाली लिखनी होती है, ठीक है ना, और उसके बाद उसकी फाइनल वाली लिखनी होती है जो कि उसकी बची हुई होती है वो। लेकिन यहाँ जो रिएक्टेंट है उसकी हमें जो कंसंट्रेशन है ना वो प्रेशर के फॉर्म में दी है, तो हम यहाँ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ना लिख करके हम उसका प्रेशर लिखेंगे। ये हो लिखा जाएगा उसका इनिशियल प्रेशर स्टार्टिंग में कितना था, और ये लिखा जाएगा उसका फाइनल प्रेशर, पी से मैं लिख रहा हूं उसको फाइनल प्रेशर लिखा जाएगा। तो अब यहां से देखिएगा रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 हम लिख देंगे। गड़बड़ हो गया है, 693 नहीं आएगा यार, ये आएगा 2.303 2.303 K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी, तो यहाँ पे K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। टी क्या है, लगने वाला टाइम। तो स्टार्टिंग में जीरो टाइम के ऊपर उसका प्रेशर इतना था, 100 के बाद प्रेशर, तो स्टार्टिंग का जो प्रेशर है वो ये हो जाएगा, और लगने वाला जो टाइम है तो 100 सेकंड तक हमने उसको डिकम्पोज होने दिया है, तो लगने वाला टाइम 100 सेकंड हो जाएगा। लॉग टी जीरो का मतलब इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर जो है उसका है 0.5। अब हमें क्या लिखना है, उसका फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर किसका लिखना है, केवल बची हुई अनरिएक्टेड अनडिकम्पोज जो SOCl2 है उसका फाइनल प्रेशर लिखना है। लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया है टोटल प्रेशर दिया है 100 के ऊपर, लेकिन इस टोटल प्रेशर में इसका 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 सब गैसों का कंट्रीब्यूशन है, तो ये नहीं है फाइनल प्रेशर, ये नहीं है, ये है 100 के ऊपर टोटल प्रेशर। और हमें लिखना होगा 100 सेकंड्स होने के बाद में जो SO2 Cl2 है उसका फाइनल प्रेशर, उसका बचा हुआ प्रेशर कितना है वो लिखना। इनिशियल प्रेशर उसका इतना है, फाइनल प्रेशर हमें बस केवल उसका चाहिए, याद रखेंगे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें फाइनल प्रेशर इसका चाहिए बची हुई SOCl2 का। लेकिन क्वेश्चन में जो डाटा दिया है उसमें टोटल प्रेशर दिया है, और टोटल प्रेशर जब होगा 100 सेकंड के ऊपर उसमें बची हुई SO2 Cl2 साथ में नई बनने वाली SO2 और Cl2 गैस है, इन सबका कंट्रीब्यूशन सबका मिला करके टोटल प्रेशर दिया हुआ है ये 0.6। हमें इसमें से बस केवल इन का प्रेशर चाहिए, तो पहले हमें इसमें से केवल SO2 Cl2 का प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको हम थोड़ा अलग से कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिएगा इस तरीके से हम उसको लिखेंगे कि भाई SO2 Cl2 हमने लिया, ये बना रहा है SO2 और Cl2 गैस बना रहा है, ठीक है ना। अब देखो इनका स्टोक्योमेट्री क्या कहती है, स्टोक्योमेट्री ये कहती है कि अगर इसका एक मोल डिकम्पोज हो रहा है ना तो उससे इसका एक और इसका एक ही बन रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका जो प्रेशर है अगर वो P0 है, स्टार्टिंग में ये दोनों तो 0 0 होंगे, इनका कोई प्रेशर ही नहीं होगा। जब रिएक्शन होगी 100 सेकंड्स जब हो जाएंगे तो उसके बाद इसका प्रेशर कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 100 सेकंड होने पर इसके कुछ मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाएंगे, तो इसका जो प्रेशर है इसका अकेले SOCl2 का इसका कुछ कम हो जाएगा। तो हमने ऐसा सपोज कर लिया कि इसका जो प्रेशर बचा होगा वो बचा है P0 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स डिकम्पोज हो गया। अब एक्स डिकम्पोज हो गया है
अब देखिएगा रिलेशन है कि इसके 1 मोल से इसका 1 बनेगा। अगर इसका x मोल डिकम्पोज हो गया, इट मींस x प्रेशर अगर कम हो गया है तो फिर इसके द्वारा कितना प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा, x, और Cl2 भी कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, x करेगा। तो 100 सेकंड के ऊपर केवल इस SO2Cl2 का प्रेशर ये है, और 100 के ऊपर इसके द्वारा अप्लाइड प्रेशर ये, इसके द्वारा अप्लाइड प्रेशर ये, और 100 के ऊपर टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर एट 100 सेकंड। 100 सेकंड पे टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, तो 100 सेकंड पर इसका बचा हुआ प्रेशर जो है वो ये है, और इसका एक्सर्ट जो प्रेशर है वो है ये, और इसका है ये। इसको सॉल्व करेंगे। 100 सेकंड पर टोटल प्रेशर, अब देखो 100 सेकंड पे जो टोटल प्रेशर है वो है 0.6 इज इक्वल टू पी नोट, ये इनिशियल प्रेशर है, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया तो ये प्लस एक्स आ गया, ठीक है ना। अब इसको हम वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेंगे। पी नोट क्या है, उसका इनिशियल प्रेशर, और इनिशियल प्रेशर तुम्हें दिया हुआ है कि इनिशियल प्रेशर जो है वो 0.5 है उसका, तो 0.6 इज इक्वल टू 0.5 प्लस में x आ जाएगा। इसको उठा के इधर ले आएंगे, x इज इक्वल टू 0.6 माइनस 0.5, x इज इक्वल टू आ जाएगा 0.1। अब देखिएगा इनिशियल जो प्रेशर था SOCl2 का वो इतना था, 100 के बाद उसका जो फाइनल प्रेशर है वो होगा इनिशियल में से x कम हो जाएगा। इनिशियल कितना है 0.5 में से x कितना है, x है 0.1, इसको कम कर दो तो हमारे पास आ जाएगा उसका फाइनल प्रेशर, है ना। और फाइनल प्रेशर हमारे पास कितना आ गया, P इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.1 कितना आ गया 0.4, ये उसका एक्चुअल में फाइनल प्रेशर है। तो यहाँ पे हमें लिखना है 0.4 लिखना है, 0.6 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो टोटल प्रेशर है, उसमें SO2 और Cl2 दोनों का कंट्रीब्यूशन है। हमें केवल यहाँ पे लिखना होता है जो रिएक्टेंट है ना उसी का इनिशियल प्रेशर और इसी का ही फाइनल प्रेशर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। log 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, ये लीजिएगा। log 2 की वैल्यू दी हुई है, 2 की वैल्यू को हम डबल कर देंगे तो सीधा log 4 की वैल्यू आ जाएगी। दोनों की वैल्यू को रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, k की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। चलिए दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 8 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। What happen when formaldehyde is treated with semicarbazide at pH माइनस 3.5 दिया हुआ है, या pH 3.5 माइनस तो नहीं होगा, दैट मीन्स एसिडिक मीडियम यहाँ पर है। pH जो है वो कम है, इसका मतलब मीडियम कैसा है, एसिडिक। तो यहाँ कोई ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है तुम्हें। अब तो यहाँ से देखिएगा फॉर्मल्डिहाइड तुम्हारे पास में है, इसको ट्रीट करना है किसके साथ में, सेमी कार्बाइड के साथ में। तो फॉर्मल्डिहाइड को हम ऐसा लिख देंगे, वैसे फॉर्मूला HCHO होता है, तो इसको हम ऐसा लिख दें तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड O। ये दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। रिएक्शन किससे कराना है, सेमी कार्बाजाइड से। सेमी कार्बाजाइड क्या होता है, तो जो अमाइन हमारे पास में है ना NH2, उसका यूरिया वाला डेरिवेटिव बना दो, इसके ऊपर यूरिया जोड़ दो, NHCO NH2, ये बन गया सेमी कार्बाजाइड। पीएच यहाँ पर कम रखनी होती है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे, वाटर बाहर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, तो यहाँ फॉर्मल्डिहाइड का सेमी कार्बाजोन बन जाएगा, दैट इज सेमी कार्बाजोन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, NH डबल बॉन्ड O NH2, ये लीजिए, दैट इज सेमी कार्बाजोन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ये लीजिए। आगे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कोई रिएक्शन है तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। प्लीज आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, और अगर आपको क्वेश्चन सीधा आ रहा है तो आप स्किप करके भी वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।